नमस्कार दोस्तों। तो आज एक नया वीडियो लाया हूँ। आज का जो चर्चा होगा, जो टॉपिक होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कैसे 5,000 रुपया से आप लोग 15-16 साल के अंदर 1 करोड़ रुपये पहुँच जाएंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसका टोटल प्रोसेस भी मैंने बताया था कैसे आप लोग जा सकते हो, अपना टारगेट को अचीव कर सकते हो। तो आज बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा है, जी बताइए अगर ऐसा कुछ पोर्टफोलियो हम लोग को बताना है म्यूचुअल फंड के अंदर, तो कैसा फंड लेना चाहिए या कैसा फंड लेके हम लोग उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जोड़ दे के, यानी 5,000 के इन्वेस्टमेंट के ऊपर जोड़ दे के हम लोग ये 1 करोड़ रुपये अचीव करेंगे। और स्ट्रैटेजी वही रहेगा, माने बाई ऑन डिप्स। ठीक है, तो मैं 2 फंड ऐसे लाया हूँ, ठीक है, जो मेरा भी फेवरेट है। मैं भी ये 2 फंड को बहुत मानता हूँ। और चीज़ देखो, पिछला परफॉर्मेंस देख के हर कोई फंड खरीदता है, यानी पिछला 1 साल का 2 साल का ऐसे देख के हर कोई फंड खरीदता है। लेकिन कम से कम तुम 5 साल का देखो ना। अगर तुम 5 साल का देखोगे तो अच्छा रिजल्ट तुमको मिलेगा। अगर उससे भी ज़्यादा देखना चाहते हो तो 10 साल का देखो पिछला परफॉर्मेंस। और इसका कोई गारंटी नहीं है जो पिछला परफॉर्मेंस अच्छा है तो फ्यूचर का परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। लेकिन एक फंड मैनेजर, उसका कंसिस्टेंसी देखो, कितना दिनों तक वो काम कर रहा है। एक फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस देखो, उसके ऊपर थोड़ा स्टडी करो, फिर कोई फंड में जाके इन्वेस्ट करो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैंने जो एनालिसिस किया है, तो पहले एक बात बता दे रहा हूँ, एएमसी चूज़ करना भी बहुत अच्छा, मैंने बहुत ज़रूरी काम होता है। आप कोई भी एएमसी चूज़ नहीं कर सकते। जो एएमसी रेपुटेटेड है, जिसके मार्केट में रेपुटेशन है, जो अच्छा खासा काम कर रहा है, तो ऐसा एएमसी आपको चूज़ करना है। ये दिमाग में रखना, तब तुम्हारा बैकबोन भी अच्छे से स्ट्रांग होगा। तो जैसे मान लो अच्छा एएमसी अगर मैं बोलना चाहूँ तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी, एसबीआई, मिराई एसेट, वो भी अच्छा है। ठीक है, तो ये सब अच्छा एएमसी है। ठीक है, कोटक महिंद्रा, वो भी अच्छा है। तो ये सब अच्छा एएमसी में आप कोई भी एएमसी चूज़ कर सकते हो और उसमें से आप फंड को चूज़ कर सकते हो। तो एएमसी चूज़ करना सबसे ज़रूरी बात है, अच्छा खासा एएमसी होना चाहिए। अच्छा, तो अब देखो, जो मैं 2 फंड, ज़्यादा फंड में लाऊंगा नहीं, क्योंकि एक म्यूचुअल फंड में बहुत सारा शेयर रहता है। अगर तुम अपना म्यूचुअल फंड ज़्यादा ले लिए, कोई देखता है अपने पोर्टफोलियो में 3 म्यूचुअल फंड, 4 म्यूचुअल फंड लेके चल रहे, क्यों भाई? क्यों भाई? हमको बताओ, इतना म्यूचुअल फंड लेके हमको क्या करना है? हमको तो वेल्थ बनाना है। इतना ओवर डाइवर्सिफाइड कर देंगे अपना पोर्टफोलियो को तो पैसा घंटा बनेगा। पैसा बनेगा? कभी नहीं बनेगा। लिख लो, तुम लिख लो, इतना ज़्यादा म्यूचुअल फंड लेके कोई पैसा नहीं बनाता है। यूट्यूबर आता है, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो में देखता हूँ, कोई बोलता है 3 म्यूचुअल फंड ले लो, 4 म्यूचुअल फंड ले लो, 5 म्यूचुअल फंड ले लो, इस कैटेगरी का ये इस कैटेगरी का ये ले लो, इस कैटेगरी का ये लो। अरे कोई पूछो, इतना सारा म्यूचुअल फंड जो ले रहे, एक म्यूचुअल फंड में कितना ज़्यादा स्टॉक रहता है? 50 से 100, किसी में 150, किसी में 200, इतना ज़्यादा स्टॉक रहता है। अगर मैं ऐसे 4-5 ले लिया, भाई 1,000-1,500 स्टॉक लेके हम क्या करेंगे? उसका फ़ायदा क्या है? उतना ओवर डाइवर्सिफाई कर देंगे तो अब मेरा पोर्टफोलियो बढ़ेगा कैसे? मुझे रिटर्न कैसे मिलेगा? बोल देता है ये ले लो, ये ले लो। और खुद का फंड के ऊपर भी सोचो। एक म्यूचुअल फंड में तुम एसआईपी कर रहे हो, कोई उसमें स्टेप अप भी कर रहा है, ठीक है। और मेरा स्ट्रेटेजी जो मार्केट डीप है, उसमें भी तो लमसम लगता है। तो लमसम को साइड में कोई सेविंग अकाउंट या किसी जगह हमको रखना पड़ेगा, तभी ना हम उस लमसम को डाल पाएंगे। तो जितना ज़्यादा पोर्टफोलियो को मैं खींचूंगा, उसको और बड़ा करूंगा, तो क्या होगा? ओवर डाइवर्सिफाइड हो जाएगा और उतना ज़्यादा स्टॉक मेरे बास्केट में आ जाएगा। तो इन्वेस्ट कैसे करूंगा? वो भी तो एक इम्पॉसिबल चीज़ हो जाता है। हर एक कोठरी में तो हमको पैसा डालना है। ऐसा तो नहीं एक कोठरी में डाल दिया, दूसरा तीसरा चौथे में नहीं डाला, नहीं, वैसा नहीं है। तब वो ग्रोथ नहीं करेगा, ये ग्रोथ करेगा, इसका कंपाउंडिंग अच्छा होगा, उसका कंपाउंडिंग अच्छा नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है। तो पोर्टफोलियो को सीमित करो, सीमित करो। मैं कहता हूँ एक म्यूचुअल फंड बहुत होता है,
ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 म्यूचुअल फंड तुम ले सकते हो, उसमें जितना स्टॉक होगा दैट इज़ इनफ फॉर योर बिल्ड वेल्थ इन फ्यूचर। इसको ध्यान में रखो, भविष्य में तुम लोगों का वेल्थ बढ़ाने के लिए, वेल्थ एक जनरेशन वाइज से वेल्थ क्रिएट करने के लिए मैं सोचता हूँ 2 म्यूचुअल फंड इज़ मोर देन इनफ, मोर देन इनफ, वो भी अच्छा एएमसी का। तो आज का टॉपिक शुरू करता हूँ। अच्छा, उससे पहले एक बात बता देता हूँ, पिछला वीडियो का उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, पता नहीं क्यों। मैं तो बना रहा हूँ, आप ही लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो मेरा जो उद्देश्य है, जो कुछ मैं जो जानता हूँ या मैं जो निकालता हूँ ढूंढ के, जो नॉलेज मुझे मिलता है वो आप लोगों के अंदर शेयर करूँ। तो अगर आप लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो मुझे ये सब बनाने में भी उतना प्रोत्साहन कहाँ से मिलेगा। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करते रहिए, मुझे प्रोत्साहन देते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और पूरा वीडियो देखिए बिना स्किप किए, तब इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और मेरा वीडियो को सब जगह, अपना दोस्तों में, अपना रिलेटिव्स में, सब जगह शेयर कीजिए, क्योंकि ये नॉलेज ही एक चीज़ है जो आप लोगों को आगे ले जा सकता है। जिसके पास नॉलेज है उसके पास तो खजाना है, जिसके पास वो नहीं है वो कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो, आज का टॉपिक के ऊपर। तो मैं 2 फंड ऐसे लाया हूँ जो फंड मुझे लगता है फ्यूचर में अच्छा खासा वेल्थ बना के दे सकता है। तो कैटेगरी वाइज मैं बोल दे रहा हूँ। पहला है फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप एक ऐसा कैटेगरी है जिस कैटेगरी में जो फंड मैनेजर है उसके पास पूरा छूट रहता है। वो क्या करता है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में इन्वेस्ट करता है, लेकिन उसके पास कोई कंडीशन नहीं रहता है। एएमसी से कोई कंडीशन दिया नहीं जाता है, ये तुम इसमें 30% करना, इसमें 40% करना, इसमें 20% करना, ऐसा कुछ रेशियो कुछ ऐसा रहता नहीं है। तो फंड मैनेजर अगर सोचता है मार्केट के हिसाब से, जो अभी जो टाइम चल रहा है, अभी लार्ज कैप का टाइम चल रहा है, लार्ज कैप भागेगा तो वो उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। ठीक है, अच्छा है ना। और वो अगर सोचता है मिड कैप का जमाना आ गया है, मिड कैप अभी अच्छा चलेगा, तो वो लार्ज और स्मॉल से घटा के मिड कैप में ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। ठीक है, और अगर उसे लगता है स्मॉल कैप दौड़ेगा तो स्मॉल कैप में ज़्यादा करेगा, तो उसके पास पूरा छूट रहता है। ठीक है, तो फ्लेक्सी कैप मुझे बहुत पसंद है इसी कारण, जे उसमें एक ट्विस्ट, एक मिक्सचर लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों का मिल जाता है। ठीक है, जो आपका वेल्थ बनाने में बहुत सक्षम होता है, बहुत सक्षम, बहुत ज़्यादा सक्षम होता है और भी कोई फंड से। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी मेरा पहला है, तो ये आप ले सकते हो। तो इसमें एक्चुअली 3 फंड है। ठीक है, जो आपकी कोई भी ले सकते हो, लेकिन खुद से एनालिसिस कर लेना, पूरा डिस्कशन कर लेना, पूरा चर्चा कर लेना, जहाँ जहाँ जो जो नॉलेज गेन करना है कर लेना, फिर इन्वेस्ट करना। मैं बोल रहा हूँ इसी कारण इन्वेस्ट मत करना, खुद का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। मैं खाली मेरा हिसाब से बोल रहा हूँ। तो मुझे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में 3 फ्लेक्सी कैप फंड अच्छा लगता है। उसमें है आपका HDFC फ्लेक्सी कैप, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप और DSP फ्लेक्सी कैप। ठीक है, तो इसी में ये तीनों में आप कोई भी एक ले सकते हो। मेरा अगर पूछोगे, मेरा खुद का पूछोगे, तो मुझे HDFC फ्लेक्सी कैप बहुत पसंद है। वो लॉन्ग टाइम से चल रहा है और उसका परफॉर्मेंस भी बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छा है। तो उसका फंड मैनेजर भी बहुत अच्छा है, देख लेना सर्च करके, उसके ऊपर थोड़ा पढ़ाई कर लेना। तो ये गया फ्लेक्सी कैप का कैटेगरी। और एक बात बता दे रहा हूँ, HDFC फ्लेक्सी कैप अगर आप लेते हो, अगर HDFC लेते हो, तो उसमें 67 स्टॉक्स होल्ड है। खूब बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, यानी ओवर डाइवर्सिफाइड नहीं हुआ है और एकदम कॉन्सेंट्रेट भी नहीं हुआ है, यानी प्रॉपर डाइवर्सिफाइड एक फंड है। 67 स्टॉक है, उसका एक्सपेंस रेशियो 0.73 है। अगर अच्छा रिटर्न देगा तो इतना तो आप दे ही पाएंगे, और उसका एग्जिट लोट 1% है। ठीक है, तो ये गया HDFC फ्लेक्सी कैप के ऊपर। नेक्स्ट जो कैटेगरी में ला रहा हूँ वो थोड़ा मिड कैप, थोड़ा मिड कैप का तड़का चाहिए, तब फंड क्या होगा आपका, ग्रो करेगा, ज़्यादा ग्रो करेगा। मिड कैप में आपका वोलाटिलिटी रहता है, लेकिन स्मॉल कैप से कम रहता है, इसलिए मैं कोई स्मॉल कैप फंड लाया ही नहीं हूँ। ठीक है, मेरा 200 का नैब अगर 150 130 हो जाए चलेगा भाई, लेकिन मेरा 200 का नैब अगर 70 रुपया दिखाई देगा तो लगता है, तो चुभता है, इसलिए स्मॉल कैप कैटेगरी में लाया नहीं हूँ।
नेक्स्ट जो मेरा सेकेंड जो फंड है वो मिड कैप कैटेगरी का फंड है, और इसमें भी मैं HDFC चूज़ कर रहा हूँ एज ए AMC। मुझे बहुत पसंद है ये AMC, मैं खुद भी इसको रखता हूँ। तो ये होगा आपका HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। बहुत बढ़िया फंड है, बहुत बढ़िया फंड है। इस फंड में भी आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। स्ट्रैटेजी तो आपको पता ही है, स्ट्रैटेजी कर लो। अगर आपको लगता है कि मार्केट को मैं ठीक से ट्रैक नहीं कर पाऊँगा, मार्केट का टॉप और बटम कब कैसे बन रहा है मैं उसको ठीक से समझ नहीं पाऊँगा, या उसका 10% करेक्शन 15% करेक्शन को भी ठीक से पकड़ नहीं पाऊँगा, मैं लाइफ में बहुत बिजी हूँ, तो भाई वो स्ट्रैटेजी को वो मत करो, वो स्ट्रैटेजी मत करो। खाली स्टेप अप करते रहो, उससे भी आपका वेल्थ बनेगा, उससे भी बनेगा, तगड़ा बनेगा। स्टेप अप जब करोगे 5% से 10% करते रहो, जो भी आपको ठीक लगे आपके इनकम के ऊपर, क्योंकि पूरा फंडाई डिपेंड होता है आपका इनकम के ऊपर। अगर आपका इनकम ऐसे हो रहा है तो आप कर सकते हो। मैं वो मार्केट टॉप बॉटम का जो फॉर्मूला बताया था वो इसी कारण बताया था कि आपको 5,000 से ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे। एक आम इंसान का जो रोजगार होता है, जो उसका इनकम होता है, वो शायद स्टेप अप नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए वो बूस्टिंग होता है। वो मार्केट बॉटम वाला जो स्ट्रैटेजी होता है वो बूस्टअप करता है, बहुत ज़्यादा बूस्टअप करता है। तो वैसे आप करोड़पति बन सकते हो, इसीलिए मैंने वो स्ट्रैटेजी बताया था। लेकिन आप लोग अगर स्टेप अप कर पा रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, स्टेप अप कर लो, उसमें भी अच्छा वेल्थ आपको बना के देगा। तो ये गया आपका HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, बहुत बढ़िया फंड है, ठीक है, देख लेना। इसमें आपका स्टॉक होगा 79, अभी तक होल्डिंग है 79 स्टॉक्स। तो ये भी ओवर डाइवर्सिफाइड नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन इसमें भी ज़्यादा नहीं है, तो ये प्रॉपर डाइवर्सिफाइड एक पोर्टफोलियो है, माने फंड है, प्रॉपर डाइवर्सिफाइड फंड है जो 79 स्टॉक को होल्ड करता है, ठीक है। तो इसका आपका एग्जिट लोड देख लीजिए, इसका भी 1% है और एक्सपेंस रेशियो 0.76% है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल है, ये तो आप दे ही सकते हो अगर अच्छा फंड रिटर्न दे रहा है तो मेरा पोर्टफोलियो का तो 2 फंड मैंने पकड़ा है मेरा पोर्टफोलियो में। पहला पकड़ा है HDFC फ्लेक्सी कैप, या और कोई फ्लेक्सी कैप भी तुम ले सकते हो, पराग पाड़क ले सकते हो, DSP ले सकते हो, देख लेना, खुद से स्टडी कर लेना। और नेक्स्ट होता है आपका HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। तो ये 2 फंड लेके ही अगर आप लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं और डिसिप्लिन वे से आप इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं, 15-16 साल बाद मैजिक देखिएगा। मैं कहता हूँ आप लोग मैजिक देख पाएंगे, वो मैजिक आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो दोस्तों, तो 1 करोड़ बनाना कठिन है, 1 करोड़ बनाने में मेहनत लगता है, लेकिन 1 करोड़ बन सकता है। मैं फिर से बोलता हूँ, आपको करोड़पति बनने में कोई रोक नहीं सकता, खाली आप लोग डिसिप्लिन वे से अपना जो पोर्टफोलियो बना रहे हो उसमें इन्वेस्ट करते रहो डिसिप्लिन वे से। एक भी सीप मिस नहीं होना चाहिए, मार्केट ऊपर हो या नीचे हो, जो भी हो, ठीक है। तो खुद से एनालिसिस कर लो, खुद से जान लो, ठीक है। और कोई सेबी द्वारा रजिस्टर्ड अगर कोई एडवाइज़र आपको मिल जाए, उससे भी सजेशन ले सकते हो। तो लेके बनाना फिर इन्वेस्ट करना, मैं बोल रहा हूँ इसी कारण नहीं, लेकिन पोर्टफोलियो बनाना ऐसे जो 15-16 बाद एक बहुत बड़ा वेल्थ आपको दे सके, ठीक है। स्ट्रैटेजी को ठीक रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्ट्रैटेजी को ठीक रखना, स्ट्रैटेजी ठीक रखना भी बहुत ज़रूरी है। खाली इन्वेस्टमेंट करना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, अपना स्ट्रैटेजी को भी ठीक से इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो आज इतना ही, आगे मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा कुछ टॉपिक के ऊपर, देखता हूँ कौन सा टॉपिक मैं ला पाता हूँ। तो म्यूचुअल फंड का एक बेहतरीन पोर्टफोलियो आज मैंने बताया, ओनली 2 फंड को लेके, ओनली 2 फंड ऐसा है जो लेके मैंने पोर्टफोलियो बनाया। इसमें ज़्यादा डाइवर्सिफाई मैंने नहीं किया, ओवर डाइवर्सिफाई नहीं किया, लेकिन एक अच्छा खासा रिटर्न के लिए ये पोर्टफोलियो बन गया, ठीक है दोस्तों। तो खुश रहो, हेल्दी रहो, अपना ख्याल रखो, एक्सरसाइज करते रहो और आगे बढ़ो, ठीक है। थैंक यू।